स्टार्ट। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अपने घर में बहुत सावधानी पूर्वक रह रहे होंगे। जैसे कि हमें सभी को गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसी का हम पालन करते हुए अपने घरों में पिछले 1 महीने से लगभग हम अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं। और कुछ कैंपेन हमने चलाए हुए थे, जैसे गूगल की दुकान है, उसके साथ में हम जे एक्ट रीडिंग भी कर रहे हैं, प्लस स्पेशल नोट्स हम बना रहे हैं एक्ट्स के ऊपर जो हमें जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस लॉकडाउन की कंडीशन को हम सफलतापूर्वक पूरा करके और अपने काम को अंजाम देने फील्ड में उपस्थित होंगे। तो आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो जे एक्ट के जानकारी, उसके अभी तक जो भी रूल्स और जो भी गतिविधियाँ आप लोगों के साथ में की गई हैं उसको सिखाने के लिए, उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। और मैं चाहता हूँ कि अब जो व्यक्ति या जो मेंबर जितने भी लेवल पे आ चुके हैं जे एक्ट को लेके, उनको अब हमें सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। 1-to-1 सेशन में हो रही चर्चाओं का बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला है समझने में कि हम आखिर जे एक्ट को सही तरीके से पढ़ें कैसे या समझें कैसे। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने कुछ डिजिटल नोट्स आपके साथ में शेयर किए हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें ये बताया गया था कि आदर्श नियम क्या है, जे एक्ट क्या है। तो मैंने सभी को बोला था कि वो आप गो थ्रू करिए एक बार। जैसा कि हमें पता है 2015 में जे एक्ट लागू हुआ और आदर्श नियम उसके जो है 2016 में लागू किए गए पूरे देश भर में। एक्ट में या अधिनियम जो कि 2015 में लागू किया गया, उसमें वो सारे नियम बनाए गए हैं जो किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के सभी नियमों की व्याख्या करता है। और आदर्श नियम बनाए गए हैं जो उन नियमों को किस प्रक्रिया के स्वरूप हम वास्तविक स्तर पे हम उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से उसको संचालित करेंगे, ताकि जो बालकों के देखरेख एवं सुरक्षा के हित में, सर्वोत्तम हित में उनके निर्णय हो सके। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट में हम इसका ब्रीफिंग लेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं जे एक्ट में 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला जे एक्ट जिसमें 10 अध्याय और 112 धाराएँ हैं। दूसरा 9 अध्याय आदर्श नियम में है और 94 धारा का समावेश उसमें किया गया है। तो आइए अब हम इसको बोर्ड पे थोड़ा सा समझते हैं और कोशिश करते हैं अपने नॉलेज को, अपने बेस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और जैसा कि हमने बताया था, अब हम जे एक्ट में जो 2 पोर्शन हैं हमारे, एक्ट 2015 में लागू हुआ, आदर्श नियम हमारे 2016 में लागू हुए। तो इसके जो अध्याय हैं पहले हम उनके बारे में देख लें। और जैसा आपसे चर्चा किया गया था कि कौन से अध्याय में कितने से कितने तक धाराएं हमारे पास में हैं जे एक्ट में और आदर्श नियम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हम पहले अध्याय की बात करें तो प्रारंभिकी एक अध्याय है जिसमें धारा 1 और 2 बताई गई है। इसी के ठीक सामने आप देखिए, जब आदर्श नियम में आप जाते हैं तो प्रारंभिकी इसमें भी बताई गई है, जिसमें धारा 1 और 2 है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जे एक्ट में जब हम बात करेंगे, दूसरा अध्याय जो है वो CNCP मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, वे बालक जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको इस एक्ट में कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। उन सिद्धांतों को जो है अध्याय 2 में समावेश किया गया है। इसमें जो है धारा 3
एक ही धारा की उपधारा बना बना करके सभी पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो मुझे समझ में आता है कि CNCP के सिद्धांत जो है वो अध्याय 2 में है। तो ये आपको बहुत अच्छी समझ में आया। तो इतना के बाद में मैं एक काम करता हूँ, पूरे एक्ट जो 2015 में है उसके 10 अध्याय आपके सामने लिखता हूँ। पहला अध्याय में प्रारंभिकी है, दूसरे में ऐसे बालक बालिका जो देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में आते हैं उनके लिए कुछ सिद्धांतों का समावेश अध्याय 2 में है। अध्याय 3 की जब मैं बात करूं, जैसा कि आपको पता है इसमें किशोर न्याय बोर्ड मतलब JJB की प्रक्रियाएं इसमें निहित हैं। और जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे ये पता है इसमें धारा 4 से लेके आप JJB एक्ट मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जैसे भी आप देख रहे हैं तो धारा 4 से लेके 9 तक कितनी धाराएं हो गई? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 धाराएं इसमें आपको यहाँ से मिलेगी। इसके बाद में चौथा जो अध्याय है वो यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका मतलब होता है विधि विरुद्ध बालकों के संदर्भ। जो भी विधि विवादित बच्चे होते हैं उनको हम कहाँ पेश करते हैं? JJB में। तो जब हम बालकों को JJB में पेश कर रहे हैं उसके लिए जो अधिनियम में पॉइंट लिखे गए हैं वो चौथे अध्याय में लिखे गए हैं। और उस अध्याय का जो नाम बताया है कि विधि विवादित बच्चों या विधि विवादित बालकों के बारे में प्रक्रियाएं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो विधि विवादित मतलब JCL जो बालक हैं, JCL कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनकी प्रक्रिया इसमें लिखी गई है अध्याय 4 में। और उसका यदि समावेश में देखूं तो धारा 10 से लेकर 26 तक ये किया गया है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ याद करने लायक कि पहले अध्याय में प्रारंभिकी है 1, 2, दूसरे अध्याय में CNCP है 3, इसके बाद JJB और विधि विवादित बालकों के संबंध में प्रक्रिया है। तो अध्याय 3 और 4 इसमें कवर होता है। आप देख रहे हैं JJB है ना, JJB के साथ में जरा 26 जोड़ के देखिए। 26 जब आप जोड़ते हैं तो JJB के साथ में 26 जोड़ता है। इसलिए जो प्रक्रियाएं हैं वो 10 से लेकर धारा 26 तक, ये आपको याद कराने के लिए पॉइंट था। इसके बाद में अध्याय 5 में मैं देखता हूँ जिसमें बाल कल्याण समिति के लिए जो नियम लिखे गए हैं वो इसमें लिखे गए हैं। और बाल कल्याण समिति में जब आप देखेंगे तो 27 से लेके बाल कल्याण समिति में 27 से लेके 30 तक आप देखेंगे इसमें बाल कल्याण समिति को लेके जो है नियम लिखे गए हैं। जबकि आप अध्याय 6 में देखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे एक पेयर बनता है। CWC में हम कौन से बच्चों को पेश करते हैं? CNCP वाले बच्चों को। CNCP वाले बच्चों को यहाँ पे मेरे को 30 लिखना है, 27 से लेकर 30, 27, 28, 29, 30, ठीक है। CNCP वाले बच्चों के केस में प्रक्रिया है। अध्याय 6 में क्या है? CNCP वाले केस में यहाँ पे प्रक्रियाएं हैं, जिसमें यदि धाराओं का समावेश मैं देखूं तो धारा 31 से लेके, जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे CNCP 4 शब्दों से मिलकर बना है और CWC 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये याद करने के लिए पॉइंट है कि CNCP के संबंध में प्रक्रिया में कितनी धाराएं हैं। तो 31 से लेके इसमें 7 का डिफरेंस आप देख लें तो 38 तक, तो 31 से 38 तक आपको जो धाराएं हैं वो अध्याय 6 में मिलेगी। उसके बाद में आप देख रहे हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में जो JJB और इसको अब मैं ग्रुप बना सकता हूँ। देखिए JJB और JCL की एक कैटेगरी के हैं, CWC और CNCP एक कैटेगरी के। इन दोनों के रिहेबिलिटेशन का यदि काम कहीं दिया है हमें तो वो अध्याय 7 में दिया है। मतलब समाज में पुनर्समेकन, हिंदी में इसको ऐसा बोलते हैं। तो मैं अपने तरफ से एक पॉइंट याद कर रहा हूँ कि रिहेबिलिटेट इनको किया जाता है। रिहेबिलिटेशन के कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे धारा 39 से आपको समझ में आएगा, 38 के बाद में यहाँ धारा 39 से लेके 55 तक,
रिहेबिलिटेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, नियम कौन कौन से हैं, उन नियमों को दर्शाया गया है 39 से लेकर 55 में। इसके बाद आता है अध्याय 8, जिसमें प्रक्रिया आती है। जो बालक जेजेबी या सीडब्ल्यूसी के आदेशानुसार विभिन्न संस्थाओं में रहते हैं, यदि उनके कोई माता पिता नहीं मिलते हैं तो हम उन्हें दत्तक ग्रहण प्रणाली के अंतर्गत जो है आगे की कार्रवाई करते हैं। तो दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाएं भी हैं हमारे बीच में अध्याय 8 में। और दत्तक ग्रहण में जैसे कि आप देखेंगे धारा 55 से आपको जैसे पता है, धारा 55 से धारा 73 तक इसमें जो है जानकारी है। तो अभी यहाँ याद करने वाली निकल के बात ये आती है कि ये ग्रुप में तो हमने देखा 4 से 9 जेजेबी 26, मतलब 4 से 9 10 से 26। सीडब्ल्यूसी में आते हैं 27, 28, 29, 30, 4 शब्द हैं इसमें, मतलब 4 धाराएं हैं, तो 27 से 30। जबकि सीएनसीपी 4 और 3 7, तो 31 से लेकर 38 तक ये आपके पास में आते हैं धाराएं, जो कि सीएनसीपी बालकों के संबंध में प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद में रिहेबिलिटेशन के लिए धारा 39 से लेकर 55 तक, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए 55, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए आप यहाँ देखेंगे 56 से लेके, यहाँ पे 56 है, धारा 56 से लेके धारा 73 तक। अब जब हम बात करेंगे इसके बाद वाले अध्याय की, जो कि अध्याय 9 है, अध्याय 9 को हम देख लेते हैं। अध्याय 9 में आपको पता है कि बालकों के विरुद्ध सजा का प्रावधान है। इसमें इस पूरे एक्ट में ये जितने भी प्रकार के बालक हैं यहाँ पे, तो विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान कि कौन कौन सी सजा 3 साल, 5 साल, 7 साल या कोई जुर्माने के साथ में है, तो उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से टेस्ट में भी कवर किया है। इसमें धारा 74 से लेकर 89 तक आपको कौन कौन सी सजाएं हैं इन धाराओं में बताया गया है। अध्याय 9 में हम देखते हैं सजाओं का मतलब बालकों के विरुद्ध अपराध के संबंध में, बालकों के विरुद्ध अपराध, इसमें है धारा 74 से लेकर धारा 89 तक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है हमारे लिए, क्योंकि जो भी यदि कोई गलत प्रकार का काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो हम उनको इन धाराओं के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं विभिन्न प्रकार के थानों में। और अध्याय 10 आपको भली भांति प्रकार पता है, ये प्रकीर्ण है, मिसलेनियस पॉइंट है, जिसमें इसके अलावा जो पॉइंट हम नहीं आ पाए हैं उसको यहाँ पे रखा गया है, वो 90 से लेके 112 तक। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जेजे एक्ट में 10 अध्याय हैं और 112 धाराएं। याद करने के लिए मैंने आपको बीच बीच में कुछ पॉइंट भी बताए हैं, वो इस प्रकार से हैं। यदि आप ये एक चीज समझ लेते हैं अच्छे से, तो हर अध्याय के साथ में ही उसके आदर्श नियमों का समावेश इस एक्ट में किया गया है। अब आप बोलेंगे कि हम सर 10 अध्याय इसके हैं, 9 अध्याय इसके हैं, इतने सारे अध्याय कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है इन अध्याय में, इसमें केवल 10 अध्याय हैं, इसमें 9 अध्याय हैं। अंतर केवल एक अध्याय का है, वो आपको दिख रहा होगा, आपने जब समझे होंगे नोट्स, अंतर केवल ये दूसरे वाले अध्याय का है। ये जो दूसरा अध्याय है वो इसमें नहीं है, ठीक है। और जब इसमें वो अध्याय नहीं है तो ये 3 बन जाएगा 2, ये 4 बन जाएगा 3, ये 5 बन जाएगा 4, ये 6 बन जाएगा 5, ये 7 बन जाएगा 6, ये 8 बन जाएगा 7, ये 9 बन जाएगा 8 और ये 10 बन जाएगा 9। आसान, बहुत आसान। अंतर कहाँ में आएगा? अंतर केवल जो धाराएं हैं इसमें अंतर आएगा। इन धाराओं को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जेजेबी में एक्ट में नियम में जो है जेजेबी अध्याय नंबर 3 पे है, तो आदर्श नियम में वही चीज कहाँ पे आएगी? अध्याय 2 में। तो जेजेबी के संबंध में जो भी नियम है वो आपको पता है, पहले अध्याय में 1 से 2 है प्रारंभिकी, दूसरा अध्याय जो कि जेजेबी है इसमें आपको मिलेगा 3 से लेकर 7 तक धाराएं हैं जेजेबी की। अब इसके बाद में सेम पॉइंट, मतलब विधि विवादित बच्चों के संबंध में प्रक्रियाओं का जो उल्लेख किया गया है आदर्श नियम में, आप उसमें देखेंगे कि JCL की जो इसमें
प्रक्रियाएं वो 8 से लेके 15 तक आपको इसमें बताई गई है। JCL की प्रक्रिया 8 से 15 है। इसके बाद में ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। सेम यहाँ की जैसे CWC और CNCP, देखिए बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, एक ही पॉइंट आपको याद करना है, उसके बाद धाराएं आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। CWC में आप देखेंगे यहाँ पे 16 और 17 केवल 2 धाराओं के बारे में, इनकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यहाँ से आप CNCP केस में देखेंगे तो धारा 28 से लेके धारा 20 तक आपको यहाँ पे प्रक्रिया पता चलेगी, जो कि CNCP के संबंधित बालक बालिकाएं हैं, उनके संबंध में प्रक्रियाओं का समावेश इसमें किया। इसके बाद में अध्याय 6 में, क्योंकि साथ में यहाँ पे रिहेबिलिटेशन है, तो रिहेबिलिटेशन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कैसे की जाएंगी, वो आपको आदर्श नियम में अध्याय 6 में मिलेगा। और इसकी जो धाराएं हैं, धारा 21 से लेके धारा 42 तक आपको पूरी जानकारी से प्राप्त होगी। इसके बाद में दत्तक ग्रहण, यहाँ पे अध्याय 8 है, यहाँ पे 7 होगा। दत्तक ग्रहण में आप देखेंगे 43 से 53, ये इस बीच में जो धाराएं हैं वो हमेशा दत्तक ग्रहण को बताएंगी, निहित करेगी। इसके बाद में जो अपराध है, अपराधों का जो समावेशन, जो प्रक्रिया लिखी गई है, वो धारा 54 से 60, 54 से 60, और आखिरी जो आता है प्रकीर्ण, या इसमें इसको विविध शब्द दिया गया है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो भी कुछ पॉइंट इसमें नहीं आ पाए हैं उनको अलग से जगह पर रखा जाता है, वो धारा 61 से धारा 94। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इसमें धारा 94, इसमें 112 किस तरह से वर्गीकरण हुआ है। आप देखिए कितना आसान है। और एक बार जब अपने ये बेस बन जाएगा, इसके बाद आप कल्पना करिए कि अभी आप जो नियम केवल याद कर रहे थे कि धारा 43 में लिखा है, धारा 25 में लिखा है, 85 में लिखा है, 87 में लिखा है, असल में ये जरूरी थी, इसको मैं मानता हूँ कि जरूरी थी। पर यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने काम के परिप्रेक्ष्य में, जो हम प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं, वहाँ पे कौन सी लाइन हमें ज़्यादातर यूज करने में आएगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमें ज़्यादातर यही बोलने में आएगा किसी पुलिस अधिकारी के सामने, किसी ऑफिसर के सामने, CWC के सामने, या किसी मीटिंग में, कि ये जो बात कही जा रही है, ये किशोर बाल या किशोर न्याय अधिनियम या आदर्श नियम के अध्याय क्रमांक की धारा से बोला जा रहा है। हमें केवल ये वाक्य यूज करना है फिल्म में। तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें हमें तभी याद होगी जब हम ऊपर से नीचे तक इसमें सीक्वेंस ले आएंगे। ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम नीचे से किसी चीज़ को मैपिंग करके ऊपर तक ले जाएं, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हम उसमें याद कर नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से आप सभी को इसी तरह से जाना चाहिए कि पहले आप ये पूरा सेगमेंट बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रख लें, ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, अब मैं उदाहरण के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मान लीजिए भिक्षावृत्ति करते हुए एक फैमिली में, अब हमें तुरंत में थाने में जाकर उसके बारे में बात करनी है, तो हम क्या करेंगे? सर, हमें पता है भिक्षावृत्ति के खिलाफ कौन से अध्याय में धारा होगी, तो हमें पता है अपराध। अपराध आप देखेंगे एक्ट में जो कि अध्याय 9 में दिया है, और आदर्श नियम में अध्याय 8 में दिया है। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे कि सर अध्याय 9 में जो कि बालकों के विरुद्ध अपराध की फलाना धारा, या धारा नंबर 75 या धारा 76 या धारा 78 के खिलाफ इसमें FIR हो सकती है, और हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसमें कार्रवाई करें, ठीक है, ताकि हम बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है ले सकें। इसी प्रकार से जब बात आएगी कि हम इस बालक को कैसे रिहेबिलिटेट करें, CWC से बोलना है कि किसी बालक को हमें नशा मुक्ति केंद्र में भेजना है, या हमें उसके बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे उपयुक्त संस्था में भेजना है, तो ये आपको कौन बताएगा? क्योंकि सारी बातें आप देखिए कौन से अध्याय में आ रही है। प्रक्रिया में आप देखेंगे रिहेबिलिटेशन अध्याय 6, जिसमें कि धारा 21 से 42 तक का सवाल। अब आप इनके अंदर हम अगले सेशन में बात करेंगे। हम अगर जब सेशन का वीडियो बनाएंगे उसमें कोशिश करेंगे
एक एक अध्याय में जो ये सेगमेंट है इसमें कुछ पॉइंट्स के रूप में हम उनको याद कर पाएँ और समझ पाएँ, ताकि आने वाले जो हमारे कुछ बहुत एक समय बचा हुआ है हमारे पास में 8 से 10 दिन का, उसमें हम अपने नॉलेज को शार्प कर पाएँ। उम्मीद है इस वीडियो को आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे और ये सभी के नॉलेज को एक प्लेटफॉर्म, एक ही लेवल पे लाने का एक प्रयास है मेरी तरफ से। आप इस सबको सभी को ध्यान से सुनिए और मेरी ऐसी कामना है कि सभी इस बेस को जरूर प्रिपेयर करेंगे, ताकि आपने अभी तक जो कोशिशें की हैं, जो पढ़ा है आपने अपने नोट्स से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, किताब से पढ़ा है, किसी ने सॉफ्ट कॉपी PDF से पढ़ा है, तो उसको हम जब मिलाएंगे तो एक बहुत अच्छा एक अंतर हम अपने में देख पाएंगे कि 22 मार्च के पहले हमारे पास क्या नहीं था और 3 मई के बाद हमारे पास में क्या है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और इसी तरह से आपके लिए मैं आने वाले समय में वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा, ताकि हम बहुत अच्छा अपने जीवोदय संस्था के लिए कर पाएँ। धन्यवाद।